बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपके केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक आप लोअर क्लासेस में भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हैं। आज मैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को खास तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करूंगा। पहले डेफिनेशन आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं, मैं तो गो थ्रू आपको करवाऊंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखें। हम अक्सर ना मीनिंग्स कहते हैं, पहले हमें मीनिंग्स आने चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल, आप ना 3 किस्म के ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। एक का पढ़ते एटॉमिक ऑर्बिटल, एक का पढ़ते हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक का पढ़ते मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल आप क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में पढ़ते हैं, px, py, pz, s, dxy, ऑल दिस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं मिक्स होना, हाइब्रिड होना, मिक्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखो, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग किनकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? जिनकी शेप डिफरेंट हो, जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, यानी मुख्तलिफ शेप और एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, इंटरमिक्स हुए टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा है? बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिलहाल जो ऊपर लिखा है ना, मैं दोबारा आपको समझाता हूं ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। यानी ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई? ये लिखा है कि आपके पास है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से? वो जिनकी शेप डिफरेंट है, डिफरेंट शेप और जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ है, डिफरेंट एनर्जी। लेकिन याद रखना एक बात, इन एनर्जीज, लेकिन इनकी एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा है, विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, स्लाइटली, ह्यूज डिफरेंस नहीं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट शेप्स है और जिनकी एनर्जीज में स्लाइट डिफरेंस है। मैं कभी भी लेक्चर में, कभी भी पढ़ाते हुए ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई एक्शन नहीं बोलूंगा जिसका कोई मान ही नहीं होगा। ये याद रखना मेरी बात। जब भी मेरे से पढ़ोगे, अगर मैं यहां पे लफ्ज स्लाइटली पे जोर दे रहा हूं ना, इसका मतलब मैं ऐसे जोर नहीं दे रहा, इसका आगे मैंने इस्तेमाल करना है। यही तो वो बातें हैं ना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही तो वो पॉइंट होते हैं ना जो मैं कहता हूं सीखें। एटॉमिक ऑर्बिटल which are different in shape and which slightly differ in energies, they intermix। मैं यहां लफ्ज क्या यूज कर रहा हूं? इंटरमिक्स। आपस में मिक्स भी कह लो, इंटरमिक्स खूबसूरत लफ्ज है। और जब ये इंटरमिक्स होंगे, दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 मिक्स हुए 3, 5 हुए 5। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड। लेकिन ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दे हैव सेम शेप, इनकी शेप एक जैसी। दे आर डीजेनरेट। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट? Degenerate mean having same energy, लेकिन they have different orientation। ये बड़ा अहम नुकता आ गया। They have, मैं यहां पर लिखूंगा but, but have different orientation। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये जितनी मैंने बातें ये लिखी है ना, साफ जरा है, इनको एक्सप्लेन को समझाए बगैर तो मैं कभी आगे नहीं ना बढ़ सकता। ये तो आपको पता है। स्टूडेंट, टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन ना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी बुनियाद पर?
ऑन द बेसिस ऑफ दो चीजें, एक नेचर, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, कौन से, एस है, पी है, डी है, डी एक्स वाई, डी वाई जी है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, तो नेचर एंड नंबर, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, 2 3 4 5 6, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कौन से, कितने, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, जो इंटरमिक्स होने जा रहे हैं। हमारे पास ना हाइब्रिडाइजेशन की कई टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं नंबर 1 पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s छोटा, p छोटा और 3 ऊपर चला गया, एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में। नंबर 2 s छोटा, p छोटा, ये 2 ऊपर जाए, sp2। नंबर 3 sp। नंबर 4 dsp2। नंबर 5 dsp3। लो जितने मर्जी लिखते जाओ, लेकिन मेरा जो कंसर्न है ना वो इन पहले 3 से है। मेरा जो कंसर्न है ना वो sp3, sp2 और sp से है। मैं सिर्फ आपको ये पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इनके साथ साथ इनका भी जिक्र करूंगा, फिर मैं डी ऑर्बिटल को भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल की स्टूडेंट, ये 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन आज हम यानी इन लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आपके सामने मीथेन, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ईथेन और इस तरह ईथीन, इस तरह इथाइन, ये मैं नाम फार्मूला ले, मीथेन, ईथेन, डबल बॉन्ड ईथीन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, इस तरह कुछ अल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 CHO और बहुत सारे अल्काइल हैलाइड होंगे, कीटोन्स होंगे, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो मेन मेरा फोकस रहेगा वो मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, इन 4 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे रहेगा कि इनकी शेप को, इनकी बॉन्डिंग को अब हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर कैसे। अगला बात, क्या आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालना क्या चाहते हैं, क्या मकसद क्या है इसका। आप अक्सर सवाल करते हैं ना कि इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ये है क्या, ये दिस वन इज अ थ्योरी। इससे पहले आप ना VBT पढ़ते हैं, VBT से पहले आप पढ़ते हैं वेस्पर से पहले आप पढ़ते हैं लीवस कॉन्सेप्ट। ये थ्योरीज करती क्या, ये थ्योरीज हमें मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनको एक्सप्लेन करती है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं, समराइज करता हूं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करती है, बहुत सारे फिनोमिनन। मैं सिर्फ 2 फिनोमिनन से एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। एक, पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन हमें यह बताएगी कि मॉलिक्यूल्स में एटम के दरमियान बॉन्डिंग कैसे होती है। ये CH4 है ना, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये हमें बताएगी कैसे। दूसरी बात, ये हमें शेप या बाज़ अब हम उसे स्ट्रक्चर कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बताएगी। तो ये 2 मेन टारगेट मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ना, अब यहां तक ना बुनियादी बातें होगी, टारगेट सेट हो गए। मैंने तेजी के साथ आपके प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया, दोहराया। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बातें मैं ना कुछ आगाज करता हूं समझाने के लिए। बेटा जी, मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसमें 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने, 2 4, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 5 और ये 6। अच्छा, बातों को सुनना है आपके लिए। अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा तो इन बातों को समझना कदरे मुश्किल होगा, क्योंकि ना इससे पहले फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है।
अब तो बच्चे इसको तेजी से यूं याद करते हैं। चलें, कार्बन, ये कार्बन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, एक बात, ये जो ये ऑर्बिटल है 1s2 ऑर्बिटल, 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 ऑर्बिटल। अच्छा, अगर मैं कार्बन का ये न्यूक्लियस बनाऊं ना, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इसके लिए n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट, ये k शेल, ये l शेल, दोनों में एनर्जी का ह्यूज डिफरेंस। इसकी एनर्जी बहुत कम, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। अच्छा, ये तो हो गए शेल। अब इन शेल के अंदर ये ऑर्बिटल 1s2, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 लिखा होता है ना साथ 1, ये 1 बताता है कि इस ऑर्बिटल का ताल्लुक फर्स्ट ऑर्बिट से है। अच्छा, इन सब के साथ 2 2 2 2 लिखा हुआ, इसका मतलब इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल का ताल्लुक सेकंड ऑर्बिट से है। यहां पे लिखो 2s, यहां पे 2p, 2px, 2py, 2pz। अब जगह कम थी तो अब ना ये इस तरह आ गया। इसका मतलब है टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 4, और वो चारों किसके अंदर मौजूद है? मैं सेकंड ऑर्बिट को ना थोड़ा सा बड़ा बता देता हूं आपको समझाने के लिए। चलें, ये सारे का सारा ना सेकंड ऑर्बिट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, अगर आप इन चारों ऑर्बिटल को देखिए, चारों ऑर्बिटल जो सेकंड में, एक एस है 3 पी है। एस ना न्यूक्लियस के करीब है और पी तीनों न्यूक्लियस से कदरे दूर है। ये पी ना अगर मैं यूं लिखूं तो शायद मैं सही समझा पाऊं, 2px, 2py, 2pz। अच्छा, तो एस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है 2s, लेकिन ये जो तीनों है ना, ये न्यूक्लियस से एस के मुकाबले में दूर है, और ये चारों के चारों एक ही ऑर्बिट में है। और ऑर्बिट कौन सा? 2 शेल, उसका नाम क्या की, ये आगे बात। अच्छा, ये बात आपने ध्यान में रखी। अब जरा एक पॉइंट पे आना। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अनपेयर्ड। तो इसका मतलब है 2px, 2py में एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे इसमें इसमें एक, इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब नुक्ता, किसी एटम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल 2py, ये 2px, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये वीबीटी कह रही है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये वीबीटी कह रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यानी वो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप। कौन करेगा? ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। कौन सा ऑर्बिटल? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मेरी बातों को ध्यान में रखना है। वो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ओवरलैप करेगा, और ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनेगा? बॉन्ड। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो बॉन्ड बनाएगा। ये बहुत क्लियर बात है। इससे मतलब हुआ कि कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन से पूछो, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का 1s1। हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। अब 2 हाइड्रोजन एटम आते हैं। एक हाइड्रोजन एटम अपना 1s यहां पे लगा देता है, ये हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अपना 1s यहां पे ओवरलैप करवा देता है, ओवरलैप। इसका मतलब है 2 बॉन्ड बन गए। यूं कार्बन का इधर एक हाइड्रोजन के साथ, इधर एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बन गया, और ये बन गया CH2। वो मॉलिक्यूल, वो एटम जो 2 बॉन्ड बनाए उसकी वैलेंसी होती है 2। यूं CH2 में कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट। एक बहुत 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 अहम बात, और वो क्या, जब बॉन्ड बनता है ना, जब इसको कहते हैं पार्शियल फील्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जब पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। इसका मतलब है
कि जब ये बॉन्ड बनता है ना, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इट्स ओके। लो जी, यहां तक मेरी पहली बात हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, और वो क्या कि इसमें तो कार्बन आप डाइवेलेंट बता रहे हैं। कार्बन तो डाइवेलेंट नहीं होता, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी शो करता है। अब वीबीटी वालों ने ये जो कार्बन को डाइवेलेंट बना दिया, तो वीबीटी वालों से कहा गया हजूरे वाला कार्बन डाइवेलेंट नहीं है खुदारा, कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। वीबीटी ने अपनी एक्सटेंशन की, और वीबीटी वालों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब अली ये देखो आपके पास कार्बन है ना, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, मैं ऊपर वाला यही लिखूंगा, 2s2, 2px, 2py, 2pz। इट्स ओके। यहां और यहां पे ये आ गया, ये आपके पास आ गया, इट्स ओके, ठीक हो गया। अब यहां तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो डाइवेलेंट है। अब वीबीटी वाले भला क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आपने इस कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी देनी है, थोड़ी सी एनर्जी देनी है। कितनी? तकरीबन 208 किलो जॉल पर मोल, 208। जब आप वो एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट इलेक्ट्रॉन, और जब एक्साइट होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। अब जरा गिनो आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए, 1 2 3 4। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बने, तो मैं क्या कहता हूं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वो वैलेंसी शो करेगा। इसका मतलब हुआ अब कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करे। अब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक। अब क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपने 1s के साथ। यूं कार्बन के साथ 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन आ गए। और जब 4 हाइड्रोजन आ गए, यहां पे कार्बन ने क्या शो कर दिया, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंट। अब कार्बन जो है दिस इज द टेट्रावेलेंट। पहले क्या था, डाइवेलेंट। लेकिन अब क्या हुआ, यहां से एक्साइटेशन। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया जो आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है हजूरे वाला, इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से यहां लाना है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें था, 2s में था, यहां था। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 2p, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को यहां नीचे से इधर लाना है। साधारण आप इस एटम को एनर्जी देंगे, वो जो मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी, 208 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी, थोड़ी सी। वो एनर्जी कहां से आती है, वो एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताएं कार्बन में एक्साइटेशन के लिए 2s से इलेक्ट्रॉन 2pz में लाने के लिए, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी दरकार है, वो एनर्जी कहां से आती है? वेरी सिंपल आंसर बेटा जी, होता भला क्या है, होता यह है कि जब आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम ले लेते हो ना, कार्बन हाइड्रोजन के एटम आ गए। अब क्या होता है, कार्बन ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आ गए, वो हाइड्रोजन यहां पे ओवरलैप करके ये 2 बॉन्ड बना दिए। अभी मैंने क्या कहा, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी। और वो जो CH2 इसको बनाने के दौरान, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी, वो एनर्जी यहां एक्साइटेशन के दौरान इस्तेमाल होगी, एक्साइटिंग। अब ये यहां पे आ गया। अच्छा, जब ये ना चंद एक CH2 चंद एक बनते हैं, चंद एक, और उनके बनने के दौरान एनर्जी जो हमें मिलती है वो यहां एक्साइटेशन हो गई थी, वो एनर्जी हमें यहां से मिल। अब क्या होगा, ये बीबीटी बता रही है। अब क्या होगा, यहां ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग, यहां बॉन्ड बना, और यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां ये जो एनर्जी रिलीज, मैंने क्या कहा, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जब ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ऐसे और बहुत से कार्बन एटम की एक्साइटेशन में इस्तेमाल होती जाएगी। लेकिन जो पहले कार्बन
जहां से आगाज हुआ ये बनाने के लिए, उनकी एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी दरकार थी वो यहां से प्रोवाइड हुई। लेकिन जब ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ये कुछ थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अब यहां पे एक मसला आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आ गया, और इस मसले ने नई थ्योरी, ये जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना बेटा, ये नोट करना, ऑल दिस इज एक्सप्लेनेशन इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये उसके मुताबिक। अब यहां एक नया फड्डा डाल गया, फड्डा, कार्बन टेट्रावेलेंट। अब मसला क्या है, मसला क्या है, यहां कार्बन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो करता है। ये बड़ी अहम बात है। कार्बन क्या शो करता है, ये लफ्ज आज की डिस्कशन का यही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। और ये जो लफ्ज है, ये वीबीटी इसका बेड़ा गर्क कर देता है, और ये हमें कहता है कि ये थ्योरी इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन नहीं करती। क्या लफ्ज क्या अपने पास महफूज कर लो, क्या लफ्ज है, EQUI, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ किसकी, कार्बन की। क्या मतलब क्या है इसका, पहले ये तो बताए ना, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या। देखो, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है कार्बन टेट्रावेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे, जरा लफ्ज इक्विवेलेंट समझना, टेट्रावेलेंट तो है, इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा जी, ये जो बॉन्ड बना ना, ये वाला बॉन्ड, ये बना कार्बन का S और हाइड्रोजन का भी S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना, ये वाला, ये हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, ये S हाइड्रोजन का, P कार्बन का। ये जो बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का P। ये जो बॉन्ड बना, ये वाला, ये हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का P। अच्छा, अब याद रखना, अगर कोई बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, उन बॉन्ड्स की नेचर भी एक जैसी होगी। 1 2 3, ये जो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, इन तीनों बॉन्ड की नेचर एक जैसी है। नेचर में 3 चीजें मैं अभी अकोमोडेट करता हूं। नेचर का मतलब होता है इन तीनों बॉन्ड की एनर्जी, इन तीनों बॉन्ड की वेवलेंथ, इन तीनों बॉन्ड की रिएक्टिविटी। इन 3 लफ्जों को मैं नेचर कहता हूं। एनर्जी, बॉन्ड वेवलेंथ करो, बॉन्ड लेंथ, एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी, इन तीनों, इनको मैं नेचर कहता हूं। वो बॉन्ड जो एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, उनकी नेचर एक जैसी होती है। अब इसका मतलब है 1 2 3, ये 3 एक जैसे ऑर्बिटल। लेकिन ये वाला बॉन्ड, ये भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ ऑर्बिटल से बन रहे हैं। ये इसमें और ऑर्बिटल, इसमें और ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट तो है, लेकिन चारों के चारों बॉन्ड एक जैसी नेचर नहीं रखते। यानी चारों के चारों बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, किसके मुताबिक, वीबीटी के, हकीकत के मुताबिक नहीं, वीबीटी के मुताबिक। वीबीटी के मुताबिक चारों बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हैं, वीबीटी के मुताबिक वो टेट्रावेलेंसी तो हो गई, लेकिन वो चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं है। हकीकत क्या है, फित्र, हकीकत क्या है, एक्सपेरिमेंट बताते हैं, ये चारों बॉन्ड नेचर में बिल्कुल एक जैसे। इसका मतलब है ये जो सारी की सारी वजाहत वीबीटी ने की है वो गलत है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे। और इसको मैंने लफ्ज क्या बोला कि कार्बन शो द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। अब जरा इस बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं। हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहेंगे, हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कहेंगे कि जब एक s, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, when 1s and 3p, ये p, ये 3p, ये क्या है, these are atomic orbital, AO atomic orbital। ये एक s और 3p, s ये वाला, ये 2s वाला, और ये 3p, ये 1 2 3। अब s की शेप और है, मैं क्या कहता हूं, डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी। तो s की शेप और तीनों की शेप और, s की एनर्जी कम और तीनों की एनर्जी ज्यादा।
वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट शेप रखते हैं, डिफरेंट एनर्जी, लेकिन मैंने क्या कहा, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली। अब ये क्या होंगे, ये इंटरमिक्स होंगे। यहां पे लफ्ज में क्या लिखूंगा, इंटरमिक्स। तो जब 1s और 3p इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्सिंग के द्वारा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये वैसे आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं, दो मौकों पे एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनने के दौरान, इंटरमिक्सिंग के दौरान। ये याद रखनी होती है। अच्छा, तो ये इंटरमिक्स हुए तो मेरे पास ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp3 1, sp3 2, sp3 3 और sp3 4 बने। ये जो चारों हैं, इन चारों की शेप सेम है, ये डीजेनरेट है, शेप सेम, शेप सेम, सेम शेप, डीजेनरेट, एनर्जी सेम, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन, इनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। सच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3। अब जरा आइएगा, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन भी और फिर इथेन भी, मीथेन भी और इथेन भी। पहले मीथेन, मैं ना आपको ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल बताता हूं। मैंने क्या लफ्ज बोला, मैंने बोला स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किसका, मीथेन के मॉलिक्यूल का। मैं मीथेन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करता हूं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या है, ये बेटा जी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो फिर आप पढ़ेंगे IR, आप पढ़ेंगे UV, आप पढ़ेंगे NMR, और आप पढ़ चुके हैं मैं स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो मुख्तलिफ मैंने टेक्निक बनाई है, उनको कलेक्टिव कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये हमें मॉलिक्यूल के बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर, शेप, उसके बारे में बताता है। अगर आप मीथेन के मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि मीथेन के मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ, ये इस तरह 4 हाइड्रोजन। अब सुनना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें बताता है कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, डिग्री का। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें बताता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.09 एंगस्ट्रम है। पिकोमीटर में कहना है ना, तो 109 पिकोमीटर है। अच्छा, क्या सिर्फ यही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इतनी? नो, ये भी इतनी, ये भी इतनी, ये भी इतनी। क्या यही एंगल 109.5? नहीं, ये भी इतना है, ये वाला ना, ये वाला भी इतना है, ये वाला भी इतना है। यानी तमाम हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 109 टेट्राहेड्रल कैसे है। अच्छा, एक मैं लफ्ज बोलता हूं नेचर। अगर आप इन चारों, मैं नेचर का लफ्ज, नेचर बेटा जी, अगर आप इन चारों, ये इन चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर देखो, नेचर से मुराद क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ देखो, लेंथ। आप इनकी बॉन्ड एनर्जी नोट करो, एनर्जी। आप इनकी बॉन्ड रिएक्टिविटी, मैं यहां रिएक्टिविटी अकेला, रिएक्टिविटी। अगर आप इन चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर चेक करो तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बताता है चारों की नेचर सेम है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो टेट्रावेलेंट, और अगर चारों बॉन्ड सेम नेचर के हों तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंट। तो कार्बन इसमें इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, टेट्रावेलेंसी। कौन शो कर रहा है? कार्बन शो कर रहा है। अब ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन ये मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ने की। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वीबीटी तो नाकाम होगी, वीबीटी टेट्रावेलेंसी बताई लेकिन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी नहीं बता। अब ये काम किसके पास चला गया? ये हाइब्रिडाइजेशन। और हम किसको पढ़ेंगे? हम इस मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और हम क्या कहेंगे कि मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मैंने क्या बोला? इन मीथेन, इन CH4 कार्बन एटम एक्सहिबिट शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लो जी, अब इतना पढ़ाने के बाद अब मैं असल मुद्दे पे आया, असल नुक्ते पे मैं अब आया हूं।
तो जो मैंने आपको पढ़ाना। अब हमने ना आगे सारा कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको पढ़ना है और फिर हम ये मॉलिक्यूल बनाएंगे कैसे बनता है। देखो आसान आसान सी बातें, कार्बन को ले लो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। कौन सी? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना तो ये है 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 4 5 6, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने कहा क्या कि आप कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी, ये तकरीबन 400 किलो जॉल पर मोल के बराबर, तकरीबन 406 के बराबर, 406 किलो जॉल या 403, तो मैं ये राउंड ऑफ 400 किलो जॉल पर मोल के करीब एनर्जी देंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना वो हो गए कार्बन 6। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। अब ये हो गया 1s2, ये तो ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। बेटा जी अब आपके पास इसको छोड़ो, ये तो फर्स्ट 1s है ना, आप इनकी बात करें, ये इनकी, ये जो सारे के सारे ये वाले, इनको अब कहते हैं दीज आर, ये सारे के सारे दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये चारों क्या है, मैं खास तौर पर इन चार की बात कर रहा हूं। मैं इन चार को क्या कह रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है? कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, अगर आप इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को देखोगे ना, इन चारों की डिफरेंट शेप है। आप देखोगे दे हैव डिफरेंट शेप। आप कहेंगे सर कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? भाई ये जो 2s है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या मैंने कहा? ये पहले मैं बनाता हूं। ये आपके पास है 2s, ये 2s है, ये न्यूक्लियस, ये s जो है ना ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ये 2s है, ये वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये मैं इसकी शेप बता रहा हूं। अच्छा, ये जो 2px 2py ये 2px है, ये न्यूक्लियस और एक डंबल, एक डंबल, ये 2px है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 2py है, ये न्यूक्लियस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये 2py है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और 2pz, ये न्यूक्लियस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये 2pz है। अच्छा, ये 2pz है। बेटे जी एक बार नोट करो, s क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इट्स ओके। और ये तीनों क्या है? डंबल, ये भी डंबल। इसका मतलब इन तीनों की शेप सेम है, लेकिन इसकी शेप उन तीनों से मुख्तलिफ है। क्या चारों की शेप एक जैसी है? नो, चारों दे हैव डिफरेंट शेप। दूसरी बात, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। वो कैसे? शेप्स भी मुख्तलिफ, एनर्जीज भी कैसे? अब ये जो 2s है ये न्यूक्लियस के करीब है, लेकिन 2px 2py ये न्यूक्लियस से दूर है, यानी ये न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से इसकी एनर्जी कम है और ये तीनों न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इनकी एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर है, स्लाइटली, थोड़ी सी ज्यादा है। आप कहेंगे सर थोड़ी सी क्यों ज्यादा है? भाई देखो ये चारों के चारों एक ही ऑर्बिट में मौजूद है, तो जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो उनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है। लेकिन अगर एक ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, तो उसमें मौजूद ऑर्बिटल की एनर्जी में ग्रेट डिफरेंस होता है। और जब ऑर्बिटल की एनर्जी में ग्रेट डिफरेंस होता है ना, फिर वो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। तो इंटरमिक्सिंग के लिए लाजमी है कि वो जो ऑर्बिटल वो एक ही ऑर्बिट से ताल्लुक रखें, और या अगर एक ही ऑर्बिट से ना भी ताल्लुक हो, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से मिक्स हो सके। अच्छा, तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी। अच्छा, एक और भी वो मैं बाद में लिखता हूं। अच्छा, अब क्या होगा? अब एक लफ्ज जो बहुत खूबसूरत है, और वो क्या?
ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स, जैसे आप पानी और शरबत इंटरमिक्स हो गए। अब जब इंटरमिक्स होंगे कितने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? 4। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा sp3, दूसरा बनेगा sp3, तीसरा बनेगा sp3, चौथा बनेगा sp3। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए, 4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको अब क्या नाम देना है? ये जो बने इनको नाम क्या देना है? इनको हम कहेंगे दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक बार याद रखिए, ऊपर भी मैंने रखी, जब इंटरमिक्सिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओ बड़ी खूबसूरत बात, इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनकी एनर्जी कम है किन से? उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे ये बने हैं। जब एनर्जी कम होती है ना तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिस चीज की जितनी एनर्जी कम होगी उतनी वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब सुनो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में मैंने क्या कहना है? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में मैंने 4 बातें करनी है, 4। पहली बात, इन चारों की बिल्कुल एक जैसी शेप, बिल्कुल एक जैसी शेप, दे हैव सेम शेप। अच्छा, कैसे इनकी शेप एक जैसी? कैसे बेटा जी? अब ना इन चारों को ये जो 4 है ये क्या है? ये ऊपर वाली बात मैं दोबारा करने लगा हूं। इन चारों को इंटरमिक्स करवाओ। क्या लफ्ज बोला? इंटरमिक्स। जब आप इनको इंटरमिक्स करवाओगे ना आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मैं यूं शो करवाऊं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर यूं बनेगा, ये इस तरह, ये इसका नाम है sp3। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं दोबारा बनाता हूं, ये इस तरह, ये इस तरह और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेगा, ये भी sp3। अच्छा, फिर ये कार्बन का न्यूक्लियस एक इस तरह, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेगा, ये sp3 और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह, ये वाला और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेगा, ये भी sp3। ये अब अगर आप इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखोगे ना, चारों की शेप बिल्कुल एक जैसी। चारों में अगर किसी एक को देख लो, इसमें s करैक्टर 25%, p करैक्टर 75%, क्योंकि एक s और 3 p है। 25%, 25, इनके 25 जमा करो 75%, और ये तो इसका मतलब है कि ये 75%। इसके 2 लोब्स है, इसे कहते हैं मेजर लोब, इसे कहते हैं माइनर लोब। ये बड़ा मेजर लोब और ये क्या है? माइनर लोब। मेजर लोब, माइनर लोब, चूंकि इसमें p करैक्टर ज्यादा है और p डंबल होता है तो इसका ना मेजर लोब ज्यादा लंबूतरा बनेगा, ज्यादा इलोंगेटेड बनेगा, और ये छोटा सा हिस्सा बनेगा क्योंकि ना p करैक्टर सिर्फ 25%। स्टूडेंट, ये आपके पास 4। अब ना मैंने क्या कहा, हाँ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने 4, इनकी शेप सेम है। ये मैंने शेप आपको बता दी। इनकी ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट। व्हाट डू यू मीन डीजेनरेट? डीजेनरेट मीन इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम। ये इंटरमिक्स हुआ ना, इंटरमिक्स हुए। अब यहां पे बने sp3, ये 4 बने। इन चारों sp3 का फासला न्यूक्लियस से सेम है, तो क्या हुए? डीजनरेट ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी, तो सेम शेप, डीजनरेट, मोर स्टेबल देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है। क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो इनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या? बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, दे हैव डिफरेंट
ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन कहते हैं अरेंजमेंट, तरतीब। देखो ये मैंने 4 बनाए, एक इधर को, एक ऊपर को, एक इधर को, एक पीछे। शेप सेम है, एनर्जी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। ये बीच वाला कार्बन का न्यूक्लियस है, तो दे हैव डिफरेंट, इनको हम कहते हैं दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब जरा आगे समझना। अब यहां से लेकर यहां तक मैंने ना कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हमें बता रही। अब क्या हुआ, अब ये आपके पास बना, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस किसका? कार्बन का। एक sp3 इधर आ गया, ये sp3, ये एक sp3 इधर आ गया, ये sp3, ये इसका माइनर लोब। एक sp3 इधर आ गया। अच्छा, ये वैसे तो आपको लग रहा है ना कि मैं एक ही प्लेन में बना रहा हूं, ये एक प्लेन नहीं है। और एक sp3 बिल्कुल पीछे चला गया, ये मैं उसको डॉटर से, ये sp3, ये आपके पास बना, ये sp3, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, और ये sp3। अच्छा, हर 2 sp3 के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल। अब इनको मिलाओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये बन गया, और इनको मिला ये वाला। अब ये जो एंगल है, ये शेप जो बनी, ये टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप है। अच्छा, हर एक के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स हुए उनमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब 4 मिक्स हुए, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसका मतलब है हर एक sp3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होना, जब किसी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होना, तो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिटल को कहते हैं पार्शली या हाफ फील्ड ऑर्बिटल। एक लफ्ज होता है इंटरमिक्स, एक लफ्ज होता है ओवरलैप। ओवरलैपिंग सिर्फ उस ऑर्बिटल की होती है जो पार्शली फिल्ड हो। इसका मतलब है ये चारों के चारों पार्शली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लिहाजा ये ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। अब हुआ क्या, ये तो कार्बन आ गया ना, ये सारी कहानी जो सुनाई है ये किसकी है? ये कार्बन की। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन होता है 1h1, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और 1s1 इसको लिखा। हाइड्रोजन का एक ही s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सफेरिकली सिमेट्रिकल, ये एक, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियल फील्ड, और जो पार्शियल फील्ड होता है वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। अब 4 हाइड्रोजन एटम, चारों हाइड्रोजन एटम अपना 1s ऑर्बिटल लेकर एक का 1s ऑर्बिटल यहां ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन का 1s है, एक का 1s यहां ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन का 1s है। एक हाइड्रोजन उसका 1s यहां ओवरलैप करे, ये हाइड्रोजन एटम का 1s है, और एक हाइड्रोजन का 1s यहां पे ओवरलैप कर जाए, ये हाइड्रोजन का 1s है, हाइड्रोजन एटम और उसका 1s है। अगर मैं इसको शो करवाऊं ना बेटा जी, तो आपके पास ये कैसा स्ट्रक्चर बना, ये कार्बन था, ये कार्बन, एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, एक इधर को बाहर को, अब मैं 12 वहां पे तो लाइन नहीं लगा सकता, एक ये बना हाइड्रोजन के साथ, एक ये पीछे करके ये इधर, ये हाइड्रोजन के साथ, और एक बिल्कुल, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा दूर बना दिया, ये वाला, और एक बिल्कुल पीछे चला गया, ये वाला। अब ना ये वाला बॉन्ड किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना? कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। ये किस से? कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। ये किस से? कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। ये किससे? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। इसका मतलब है ये चारों के चारों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ये चारों बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने। जब बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेंगे, उन बॉन्ड की नेचर भी सेम होगी, उन बॉन्ड की नेचर भी क्या होगी? सेम होगी। और अगर जब बॉन्ड की नेचर सेम होगी तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। और इसका स्ट्रक्चर भी देखो, स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो अगर आप इनको आपस में ये ज्वाइन करवाओ, ये,
और ये, तो आपके पास ये क्या बन गया, ये 109.5 डिग्री बन गया। एंड दिस इज दैट, दिस वन इज द CH4 मॉलिक्यूल। बेटा जी आज की ना एक तो ये डिस्कशन हो गई ना, मेरी यहां बात खत्म होगी। दूसरी एक और बात आपसे ना, एक और भी पूछा जाता है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन नहीं, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ETHANE, इथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3, इसे कहते हैं ईथेन। अब ईथेन में मैं ईथेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। ईथेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, ईथेन पहले तो सिंपल समझो ना, ये कार्बन, इस कार्बन का सिंपल सा, फिर मैं दूसरी तरफ आता हूं, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन H6, एंड द मॉलिक्यूल इज ईथेन। ये वेरी सिंपल होगा। अच्छा अब अगर आप इसको ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें ना, तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये वाला, ये एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, एक बिल्कुल पीछे और एक इधर आ जाएगा। इनके दरमियान जो एंगल है ना, ये वाला, इस पे हाइड्रोजन कार्बन और इसके दरमियान 109.5 डिग्री है। अच्छा, और बिल्कुल इसी तरह मैं अब इसको ये बनाया, ये कार्बन, एक इसका हाइड्रोजन इधर चला गया, एक बिल्कुल पीछे चला गया और एक इधर आ गया। ये ना आपके पास 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गए। एक तो यूं बना लो ना, ये यूं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसको यूं बना देते ना, और इस तरह, और ये एक ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। अच्छा, एक इस तरह भी बन गया, ये इस तरह, ये, इसका मतलब है ये 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी, बिल्कुल सारा जैसे ये आपने लिखा ना, सारा ये वाला सारा लिखते जाओ और ये बना दो। अभी हाइड्रोजन नहीं लगाने, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाकर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। एक कार्बन का टेट्राहेड्रन इधर बन, एक कार्बन की टेट्राहेड्रन इधर बन, दोनों की 2 टेट्राहेड्रॉन बनी। उन टेट्राहेड्रॉन को आपस में, ये काम मैं ना आप पे छोड़ूंगा, ये आपने करना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट, हमारा ये आज का लेक्चर था। मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली सारी बातें आप तक पहुंचाई। मैंने कोशिश की आपको सिखाऊं ताकि आप भी ये बात किसी और को बता सकें। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे राजी हो, मेरा अल्लाह हम सबसे खुश हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट, ये ना हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 9 था। मैं बहुत तेज़ी से सारी बातें ज़रा रिवाइज करता हूँ। इस लेक्चर में पहले तो ना मैंने मीथेन की बात कर लेता हूँ कि CH4 का मॉलिक्यूल, ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, मैंने क्या लफ्ज़ बोला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें क्या बताता है कि मीथेन का ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आप देख लो एंगल 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे। अब आपने इसके इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो कार्बन है ना, ये कार्बन, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इन मीथेन द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px, और ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ना फिर मैंने आपसे क्या कहा कि कार्बन में एक ये s है और ये 3 p हैं। ये क्या हैं? ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये इंटरमिक्स होंगे, क्या लफ्ज़ बोला, इंटरमिक्स, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 4 इंटरमिक्स हुए, तो ये आपके पास 4 क्या बने, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी मैंने इसके बारे में बड़ा आपको बताया, इनकी शेप सेम है, डी जनरेट हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। एक sp3 इधर ऊपर को, एक sp3 इधर को, एक sp3 इधर को, और एक ये पीछे चला गया। और इनके दरमियान एंगल कितना बताया, और ये शेप इनकी अगर आप बनाएंगे तो इनकी शेप क्या बनेगी, इनकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये तो हो गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब हर एक कार्बन के ऊपर, हर एक sp3 के साथ, ये sp3 है,
ये हाइड्रोजन का S है, ये sp3 है कार्बन का, ये सेंटर में बिल्कुल कार्बन है, सेंटर में ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये sp3 है और ये हाइड्रोजन का S है, ये हाइड्रोजन का S है, ये हाइड्रोजन का S है और ये कार्बन का sp3, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन का S है और ये कार्बन का sp3। तो इस तरह हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी, और यूं ये CH4 हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना। स्टूडेंट, मैंने एक और बात आपसे कही थी, मैंने आपसे कही थी कि आपने इथेन मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर, बेटा जी यही जो आपने ये वाला है ना, ये वाला, ये 4 sp3 हैं, एक टेट्राहेड्रल है, ये वो 4 sp3 ये आ गया, ये वो 4 sp3 हैं, फिर ये वो 4 sp3 हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, अब ये 4 sp3, अब एक sp3 के साथ ये हाइड्रोजन, एक sp3 के साथ ये हाइड्रोजन, एक sp3 के साथ, तो कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरा भी एक इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये कार्बन का sp3, ये इसका का, ये ओवरलैपिंग होगी, तो ये आपके पास ये बॉन्ड बना। इस तरह आपके पास दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूल बन गया। आज से टॉपिक से MCQs क्या हैं सुनिएगा। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन में कार्बन क्या है, sp3, ईच sp3 ऑर्बिटल इज मेड अप ऑफ s and p ऑर्बिटल इन द रेशो, एक s और 3 p, 1:3 की रेशो, और ये s है ना, तो पहले s बताना है, एक है, p बाद में है ना, तो फिर p बाद में। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईथेन, अभी पढ़ा तो है ईथेन, तो ईथेन में भी कार्बन जो है वो sp3 है। द शेप ऑफ मीथेन, तो मीथेन मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। बेटा जी ये क्वेश्चन आगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू एक्साइट द हाइड्रोजन, वो मैंने बात की थी ना, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, मैंने बात क्या भला की थी, मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन 2s में है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 2pz में लाना है, उसके लिए आप कार्बन के एटम को एनर्जी देंगे, और एनर्जी तकरीबन 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, ये तो इतनी एनर्जी आप देंगे तकरीबन। तो वो सवाल पूछा ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसका मैंने जवाब नहीं दिया था कि पहले एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ CH2 का अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, इसमें जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी फिर यहाँ पे यूटिलाइज होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और यही बात लिखी हुई। डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, नेम एनी टू, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, और ये 2 का जिक्र, sp3 sp2 नाम ही लिखने हैं ना। व्हेन डज sp3 हाइब्रिडाइजेशन अक्कर इन अल्केन, कब होती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन the 4 hybrid atomic orbital of carbon overlap separately with 4 atomic orbital to form 4 equivalent, ये अभी CH4 का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा तो है, या इथेन का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा तो है। और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड शेप ऑफ मिथाइल क्लोराइड, बेटा जी ये मिथाइल क्लोराइड, ये CH3Cl, इसमें ये कार्बन क्या है, sp3, ये कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, और ये भी sp3 और sp3, 3 sp3, इन 3 के साथ, इनके साथ तो हाइड्रोजन अटैच हो गया, जो चौथा sp3 है ना, इसके साथ क्लोरीन का 2pz ओवरलैप कर जाता है, और यूं आपके पास कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, और चौथा यहाँ पे फिर क्लोरीन आ जाता है, और इसमें जो कार्बन है ये sp3, और ये सारी कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही जिक्र है जो ऊपर में आपको पढ़ा के बेटा जी ये था हमारा आज का लेक्चर। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।